मैं सिकंदर खान आज कक्षा 8 के विज्ञान विषय के तीसरे लेसन संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक को लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। 2 लेसन हम पहले कर चुके हैं। तीसरा अपना लेसन संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक। सबसे पहली बात रेसे। देखिए, रेसों का साधारण अर्थ हम धागों से लगा सकते हैं। ये रेसे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेसे और कृत्रिम रेसे। प्राकृतिक रेसे वे होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जैसे कुछ रेसे हमें पादप से प्राप्त होते हैं, उनको हम पादप रेसे कहते हैं, जबकि कुछ रेसे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं तो वो जांतव रेसे कहलाते हैं। लेकिन इनको सम्मिलित रूप से, चाहे वो पादपों से प्राप्त हो चाहे वो जंतुओं से प्राप्त हो, प्राकृतिक रेसे कहलाते हैं। लेकिन प्राकृतिक रेसों के अलावा जो रेसे हम मनुष्य अपनी क्रियाओं द्वारा या प्रयोगशाला के अंदर रसायनों द्वारा संश्लेषित करता है, वो संश्लेषित रेसे या मानव निर्मित रेसे कहलाते हैं। हम प्राकृतिक रेसों की बात करें तो कपास, ऊन, रेशम आदि प्राकृतिक रेसे हैं। जैसे कपास है वो एक पादप रेशा है क्योंकि हमें पादपों से प्राप्त होता है। दूसरी ओर ऊन और रेशम ये पौधे के बजाय जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए जंतु रेसे या जांतव रेसे कहलाते हैं। तो दूसरा, जैसे हमने बात की संश्लेषित रेसे, कृत्रिम रेसे, मानव निर्मित रेसे, ये वे रेसे हैं जो मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला के अंदर बनाए जाते हैं। हम पारिभाषिक रूप से तो साधारण कर चुके हैं कि भी संश्लेषित रेसे क्या हैं। वे रेसे जो मानव द्वारा प्रयोगशाला के अंदर रसायनों से बनाए जाते हैं, संश्लेषित रेसे कहलाते हैं। लेकिन हम इनको बनाते कैसे हैं, ये देखिए। जैसे कि चित्र के अंदर आपको दिख रहा है एक माला। यदि हमें एक माला की निर्माण करना हो तो हम धागे के अंदर एक एक मोती पिरो के उस माला का निर्माण करते हैं। लेकिन इसी प्रकार जब हम कोई बड़ी संरचना रासायनिक रूप से बनाते हैं तो हमें छोटे छोटे रासायनिक इकाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है और एक बड़ी रासायनिक इकाई बन जाती है। इस प्रकार छोटी छोटी इकाइयों से जुड़कर बनी हुई एक बड़ी श्रृंखला बहुलक कहलाती है। और ये बहुलक अंग्रेजी भाषा के एक शब्द पॉलीमर का रूपांतरण है। पॉली शब्द अनेक या बहुत सारी इकाइयों को इंडिकेट करता है, दर्शाता है, जबकि MER मर इसका मतलब होता है भाग या इकाई। अर्थात छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी एक बड़ी संरचना बहुलक या पॉलीमर कहलाती है। और बहुलक बहुत सी इकाइयों को, छोटी छोटी इकाइयों को दोहराने से बनता है। ध्यान रखें, पॉली का मतलब अर्थ और मर का मतलब इकाई या भाग। विशेष ध्यान रखें, ये किस भाषा का शब्द है, तो ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसको विशेष ध्यान रखें। हम इस ब्लॉक के अंदर देख रहे हैं बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज की इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। हम सब ने प्रकृति के अंदर संभवतः कपास के पौधों को देखा होगा। तो कपास है, जब इसके फल को खोलते हैं तो हमें बहुत सारे धागे सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं जो एक बीज के बाहर होते हैं। तो ये सब सेलुलोज के बने हुए हैं और ये सेलुलोज है वो ग्लूकोज की इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। तो प्रकृति में हमें पाया जाने वाला सामान्य प्रकार का ये एक प्राकृतिक रेशा है। अगली हम बात करें संश्लेषित रेशों की, तो सबसे पहले हमें दे रखा है रेयॉन। देखिए, हम पहले बात कर चुके हैं कि मनुष्य द्वारा जो प्रयोगशाला के अंदर रसायनों से संश्लेषित किए गए रेशे हैं वो संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। हम थोड़ी सी बात कर लें कि हमें इन संश्लेषित रेशों की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमें संश्लेषित रेशों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है
क्योंकि जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रेशे हैं उनकी मात्रा सीमित होती है और सीमित मात्रा एक बड़ी जनसंख्या की पूर्ति नहीं कर पाती, इसलिए वो बहुत ही महंगा पड़ता है। लेकिन जब उसी प्रकार के गुणों से युक्त संश्लेषित रेशा तैयार किया जाता है तो वो प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच तक उपलब्ध हो सकता है। साथ ही साथ उसमें ठीक वैसे ही गुण होते हैं जैसे प्राकृतिक रेशे के अंदर गुण होते हैं। जैसे हम जानते हैं रेशम एक बहुत ही मजबूत सुंदर रेशा है जिसकी सबसे पहले खोज चीन में हुई थी। धीरे धीरे विश्व इससे वाकिफ हुआ, लेकिन रेशम रेशे से प्राप्त बहुत महंगा होता है क्योंकि रेशम कीट है उससे प्राप्त होता है, इसलिए ये बहुत महंगा है। परंतु इसकी बनावट बहुत सुंदर होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति है वो इसकी ओर आकर्षित होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पहुंच है इसकी सब लोगों तक हो सके, इसके लिए प्राकृतिक बजाय एक कृत्रिम रेशम तैयार करने की कोशिश की गई जो रेशम जैसा ही हो। तो ऐसा ही एक रेशम बनाया गया जिसका नाम दिया गया रेयॉन। अब हम बात करते हैं रेयॉन या कृत्रिम रेशा क्या है। रेयॉन या कृत्रिम रेशम क्या है? देखिए, रेयॉन या कृत्रिम रेशम वो रेशा है जो काष्ठ लुगदी से तैयार किया गया है। काष्ठ लुगदी एक सेलुलोज है, उसको सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइसल्फाइड से उपचारित करवाया जाता है। इससे उपचारित करने पर यह सेलुलोज एक गाढ़े द्रव में बदल जाता है जिसको विस्कोस कहते हैं। ये विस्कोस जब महीन जालीदार छिद्रों से गुजारा जाता है और गंध कमल में प्रवाहित किया जाता है तो एक मजबूत धागा प्राप्त होता है जो बिल्कुल रेशम के धागों के समान होता है। इसे अलग अलग रंगों के अंदर रंगा भी जा सकता है और इसे आसानी से बुना भी जा सकता है, सस्ता भी होता है। इस प्रकार ये रेशा कृत्रिम रेशा या रेयॉन कहलाया जो काष्ठ लुगदी से तैयार हुआ। इस रेयॉन को हम किसी अन्य रेशे के साथ मिलाकर नया रूप दे सकते हैं। जैसे हम रेयॉन को जब कपास के साथ मिलाते हैं तो हम बिस्तर की चादरें बना सकते हैं। इसी प्रकार जब इसी रेयॉन को ऊन के साथ मिला देते हैं तो बिछाने वाले या गलीचे या कालीन आदि का निर्माण किया जाता है। दूसरा अपने पास दिया गया रेशा है नायलॉन। देखिए, इसके बारे में आपको बता दूं, पहले इसके नाम के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। नायलॉन दो नाम से मिलकर बना है, न्यूयॉर्क और लंदन। न्यूयॉर्क और लंदन के बाज़ारों में ये रेशा सबसे पहले बेचा गया था, इसलिए उन दो शहरों के नाम से इसका नाम नायलॉन रखा गया। नायलॉन पहला वो रेशा है जो मानव निर्मित है और बिना किसी प्राकृतिक पदार्थ का इस्तेमाल किए गए इसका निर्माण किया गया। इसमें किसी प्राकृतिक कच्चा माल, पौधे या जंतु का कोई भाग इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इसका निर्माण कोयले, जल, वायु आदि से किया गया है। इसलिए यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। बहुत ही मजबूत, प्रत्यास्थ, प्रबल और हल्का था, चमकीला और धुलने में बहुत ही सुगम था। यह कपड़ों के निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गया। इसका निर्माण जब किया गया तो इसमें दो यौगिक काम लिए गए, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल। कौन कौन से लिए गए? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल। इन दो यौगिकों की संयुक्त संघनन अभिक्रिया के द्वारा नायलॉन का निर्माण किया गया। नायलॉन वास्तव में क्या प्रबल और मजबूत रेशा है? बिल्कुल, नायलॉन एक बहुत ही प्रबल और मजबूत रेशा है। ये इतना मजबूत है कि इससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्से बनाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, हम इससे और भी बहुत सी सामग्री बनाते हैं जो सामग्री रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे काम आती है, जैसे चप्पल, टायर, ट्यूब, दांत साफ करने के ब्रश, कारों की सीट,
स्लीपिंग बैग, पर्दे, जुराबें, रस्से आदि बहुत सी सामग्री इसके द्वारा बनाई जा सकती है और बहुत सी सामग्री अपने घरों के अंदर हम देखते भी हैं जो कि नायलॉन से बनी होती है। लेकिन खास बात यह है कि इतना मजबूत है कि पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने के रस्से का निर्माण किया जाता है। इसमें हम थोड़ा सा इसकी मजबूती को देखें तो हमें पता चलता है कि नायलॉन का तार इस्पात के तार से भी ज़्यादा मजबूत होता है। इतना मजबूत होने के कारण ये चट्टानों पर चढ़ने के रस्से और पैराशूट बनाने के काम आता है। ये इतना मजबूत होता है, इसके लिए हम एक छोटा सा क्रियाकलाप अपने घर में करके देख सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक हुक से अलग अलग प्रकार के धागे, जैसे कपास का धागा, ऊन का धागा, रेशम का धागा, नायलॉन का धागा, ये धागे जो लगभग एक ही लंबाई और एक ही मोटाई के हो, ये इसमें खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। इन चारों धागों को लें, अगर हमारे पास उपलब्ध है तो कोई अन्य धागा भी लिया जा सकता है। इनको दीवार पर लगे एक हुक से लटका दें और नीचे इनमें एक थैली बांध दें। इस पॉलीथीन की थैली को बांधकर अब इस थैली के अंदर हम कुछ सामान डालते हैं जो बाट भी हो सकते हैं और छोटे कांच की गोलियां हो सकती है। हम देखेंगे कि इनमें नायलॉन का जो रेशा है, उस रेशे से बंधी हुई जो प्लास्टिक की थैली है, पॉलीथीन की थैली, उस थैली के अंदर जो सामान आया है, जो वज़न आया है, वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब नायलॉन रेशा है, वो बहुत ही मजबूत प्रकार का एक रेशा है और आसानी से टूटता नहीं है। अब नेक्स्ट अपने सामने एक अन्य रेशा है, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। देखिए, जिस प्रकार रेयॉन नायलॉन तैयार किया गया, उसी प्रकार एक तीसरा संश्लेषित रेशा अपने सामने है, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। देखो, पॉलिस्टर है वो इसलिए ज़्यादा चर्चा में आया क्योंकि पॉलिस्टर में आसानी से सलवटें नहीं पड़ती, सीधा रहता है, इसलिए इसे बार बार प्रेस करने की आवश्यकता नहीं रहती। जब इसे धोया जाता है तो बड़ी आसानी से धुल जाता है और ये बहुत ही उपयोगी है वस्त्र बनाने में। और पॉलिस्टर दिखने में बहुत सुंदर होता है, इसके बनाए हुए परिधान जब पहनते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ये अपनी गुणों के कारण के सलवटें नहीं पड़ती, धोना आसान है, इसलिए वो ज़्यादा प्रचलित हो गया। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों से खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी अन्य तंतु के समान बुना भी जा सकता है। इस प्रकार पॉलिस्टर, टेरिलीन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम वाले वस्त्रों में शुमार है। यहाँ हम जानते हैं कि ये जो नई बुक्स NCERT की हम पढ़ रहे हैं, उनमें दो पात्र, पहेली और बुझो, जगह जगह अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, उनका उत्तर तलाश करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पहेली भी यही सोच रही है कि पहेली की माँ है, वो जल के लिए सदैव पेट, बोतलें तथा चावल तथा चीनी संचयन के लिए पेट जार खरीदती है। वो ऐसा क्यों करती है? देखिए, वो ऐसा इसलिए करती है, पेट है वो एक पॉलीएथिलीन टेरथेलेट, इसका पूरा नाम है पॉलीएथिलीन टेरथेलेट। ये एक बहुत ही उत्तम प्रकार का जाना पहचाना पॉलिस्टर है और ये बहुत मजबूत होता है, इसलिए बोतल, बर्तन, फिल्म, तार, अन्य बहुत सी सामग्री बनाने के काम आता है। और ख़ास बात यह है कि इसके अंदर जो सामग्री संचित की जाती है, वो ये किसी भी उसी सामग्री से कोई क्रिया नहीं करता, इसलिए सामग्री सुरक्षित बनी रहती है, इसलिए भी इनका उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है। अब हम देखते हैं इस ब्लॉक के अंदर पॉलिस्टर के बारे में अपने को जो डिटेल बताई गई है। देखिए, पॉलिस्टर दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस एस्टर। अब बात ये उठती है, पॉली का मतलब पहले भी आ चुका है, पॉली यानी बहुत। अब बात आती है एस्टर। देखिए, एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े जो एस्टर से बनते हैं, वो निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकोट आदि अलग अलग नामों से जाने जाते हैं
और बेचा जाता है। अब बात यह है कि ये जो नाम दिए गए हैं वो नाम एक ग्रुप या समूह को इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। यानी ये कपड़े दो प्रकार के रेशों से मिलकर बने हैं। जैसे हम पहली बात करें पॉलीकोट। देखिए पॉलीकोट है वो पॉलिस्टर और कपास को मिलकर बनाया गया है। आप ध्यान रखें, कपास का अंग्रेजी में होता है कॉटन, तो पॉलिस्टर प्लस कॉटन यानी पॉलीकोट है वो पॉलिस्टर और कपास से मिलकर बना हुआ रेशा है। इसी प्रकार दूसरा नाम पॉलीवूल दे रखा है, तो पॉलिस्टर प्लस ऊन यानी वूल, तो ये क्या हो गया पॉलीवूल। तो पॉलीकोट, पॉलीवूल ये पॉलिस्टर के साथ अन्य रेशों का संयोग करके बनाए गए वस्त्र हैं। आगे देखिए, जब सर्दियां आती है तो हमें गर्म कपड़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। हम स्वेटर पहनते हैं, शाल या कंबल का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, लेकिन फिर भी वो हमें ऊन जैसे दिखाई देते हैं। तो जो प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं है लेकिन ऊन जैसे दिखाई देते हैं, तो वो एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है, उस रेशे से तैयार किया गया है। तो हमारे सर्दियों के अंदर शाल, स्वेटर, कंबल में जो काम आ रहा है वो रेशा कहलाता है एक्रिलिक रेशा। क्या कहलाता है? एक्रिलिक रेशा। अब प्राकृतिक स्रोतों से जो ऊन हमें प्राप्त होती है वो महंगी होती है। देखो सबसे बड़ा कारण तो ये प्राकृतिक स्रोतों से जो सामग्री हमें मिलती है उसकी मात्रा सीमित होती है, और सीमित होती है तो भाई उसकी महंगाई भी ज़्यादा होगी, इसलिए ये ऊन काफ़ी महंगी होती है। जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं हैं वो ऊन से काफ़ी सस्ती होती है, अलग अलग रंगों में उपलब्ध होती हैं, और ज़्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय तक चलती है, टिकाऊ होती है और हर व्यक्ति की पहुंच तक आसानी से जा सकती हैं। इसलिए प्राकृतिक रेशों की बजाय ये कृत्रिम रेशा अधिक लोकप्रिय है। हमें बार बार पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक रेशे की बजाय कृत्रिम रेशा अधिक लोकप्रिय क्यों है या एक्रिलिक अधिक लोकप्रिय क्यों है। तो बात यही है कि ये सस्ता है, अलग अलग रंगों में उपलब्ध हो जाता है और टिकाऊ है, इसलिए ये अन्य की बजाय ज़्यादा प्रचलित है। प्राकृतिक रेशे, संश्लेषित रेशे अलग अलग हम देख चुके हैं। अब इनमें कुछ अंतर की बात करें तो सबसे पहले जैसे यहाँ अपने को जलाने के बारे में कहा गया, देखिए ये एक संश्लेषित रेशों का दुर्गुण कह सकते हैं या इनसे होने वाली बड़ी हानि कह सकते हैं कि संश्लेषित रेशे हमें बड़े मुश्किल में डाल देते हैं। ऐसा होता क्यों है? संश्लेषित रेशे हैं वो प्राकृतिक रेशों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि संश्लेषित रेशों को जब गर्म किया जाता है तो संश्लेषित रेशा वो आग जब पकड़ लेता है, पिघल जाता है, और जिस व्यक्ति ने उन कपड़ों को पहन रखा है उस व्यक्ति के शरीर से वो चिपक जाता है। इसलिए संश्लेषित रेशा एक हानिकारक रेशे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार ये इसका हानिकारक गुण है कि आग लगने पर यह शरीर से चिपक जाता है और बहुत नुकसान उत्पन्न करता है। इसीलिए जो लोग रसोई घर में या प्रयोगशाला में जब काम करते हैं तो वो लोग संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनते या उन्हें संश्लेषित वस्त्रों को कदापि नहीं पहनना चाहिए। यही बात यहाँ ब्लॉक में पहली के सामने आ रही है कि रसोई में काम करते समय पॉलिस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहने जाते। तो साथियों इसका मूल कारण ये है कि अगर ये आग पकड़ लेंगे तो शरीर से चिपक जाएंगे और हमें बड़ी हानि होगी। इसलिए इस प्रकार के रेशों को रसोई से, प्रयोगशालाओं से दूर रखा जाना चाहिए। अगली हमें एक बिंदु दे रखा है पेट्रो रसायन। तो पेट्रो रसायन है क्या? देखिए जब संश्लेषित रेशे बनाए जाते हैं तो संश्लेषित रेशों को बनाने के लिए पेट्रोलियम के कच्चे माल को इस्तेमाल किया जाता है। तो संश्लेषित रेशे बनाने के लिए पेट्रोलियम का जो कच्चा माल इस्तेमाल किया जाता है उसी को पेट्रो रसायन कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि संश्लेषित रेशे की हमें हानि हमारे सामने आ गई या दुर्गुण उसका सामने आ गया, लेकिन सभी उसमें दुर्गुण नहीं है।
इस संश्लेषित रेशे में बहुत से गुण भी हैं। अब ऐसे गुण जो इसको लोकप्रिय बनाते हैं, देखिए संश्लेषित रेशा है वो बहुत लोकप्रिय बना हुआ है, कारण ये शीघ्र सूख जाता है, ये धोने के लिए कम पानी लेता है, अधिक समय तक चलता है, सस्ता होता है यानी महंगा नहीं होता, और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसको रख रखाव करने में भी बहुत आसानी होती है, इसलिए संश्लेषित रेशा है वो आजकल ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ थोड़ी सी हमें एक क्रियाकलाप दिया गया है कि हम ये देखें कि पानी का इन कपड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम दो कपड़े लें जो दोनों आधा मीटर के हों, एक प्राकृतिक रेशे से बना हुआ होगा, दूसरा संश्लेषित रेशे से बना होगा। हम इन दोनों कपड़ों को दो पात्र में अलग अलग पानी लेते हैं, एक में संश्लेषित रेशे को भिगो देते हैं और दूसरे में प्राकृतिक रेशे को भिगो देते हैं। अब इनको धूप में सुखा देते हैं। हम देखते हैं कि इनको जब बाहर निकालते हैं तो जिसमें हमने प्राकृतिक रेशा डुबाया था उसमें पानी की मात्रा कम हो गई है, जबकि जिसमें हमने संश्लेषित रेशा डुबाया था उसमें पानी की मात्रा उसकी बनिस्बत अभी भी ज़्यादा है। दूसरी बात, जब संश्लेषित रेशा और प्राकृतिक रेशा सुखाया जाता है तो प्राकृतिक रेशा जल्दी से नहीं सूखता, जबकि संश्लेषित रेशा आसानी से सूख जाता है। इसका मतलब ये साबित होता है कि संश्लेषित रेशा कम पानी सोखता है और सूखने में कम समय लेता है। इस प्रकार ये एक पानी के रूप में भी प्राकृतिक रेशे से अलग है। इसके अलावा प्राकृतिक रेशा है उसकी तुलना में संश्लेषित रेशा टिकाऊ है, मूल्य और रख रखाव के बारे में उससे काफ़ी अलग है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो बातें हमने पढ़ी हैं वो हमें इस ओर संकेत करती हैं कि किन गुणों के कारण संश्लेषित रेशा है वो प्राकृतिक रेशों पर भारी होता जा रहा है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कि आसानी से उपलब्ध हो जाए, बार बार प्रेस न करनी पड़े, सस्ता हो, ध्यान कम रखना पड़े, आसानी से धुल जाए, आसानी से सूख जाए और पहनने में सुंदर लगे, इन सब गुणों के कारण आजकल संश्लेषित रेशों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है।